जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो भारत सरकार के साथ मिलकर तुलबुल परियोजना को पुनः आरंभ करने के प्रयासों पर काम कर रहे हैं। तुलबुल परियोजना पर प्रारंभ से ही पाकिस्तान की मुख्यतः आपत्ति रही है और इसी के कारण 1987 में इस परियोजना को बंद भी कर दिया गया था। पाकिस्तान की आपत्तियां क्या हैं और इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत वो किस तरह की आपत्तियां उठाता है, और साथ ही अगर ये परियोजना पूरी हो जाती है तो भारत को इसके किस प्रकार के लाभ होंगे, इन सभी पक्षों पर आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुलबुल परियोजना के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है। ये नेविगेशन का मतलब ये होता है कि इसमें लगातार नौवहन प्रणाली को स्थिर रखना है। किसमें रखना है? जिस नदी में ये परियोजना है। किस नदी पर यह परियोजना है? झेलम नदी पर यह परियोजना है। और झेलम नदी पर भी जो वूलर झील है उसके मुहाने पर यह परियोजना प्रस्तावित है। तो ये झेलम नदी है और झेलम नदी पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसको हम वूलर लेक के नाम से जानते हैं। और यहीं पर यह परियोजना है जिसको हम तुलबुल बैराज या प्रोजेक्ट या तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो नेविगेशन का आपको मतलब समझ में आ गया। नेविगेशन का सीधा सा मतलब है कि जो झेलम नदी है इसमें यहां पर जल को रोक करके 12 मासी प्रवाह को, जल प्रवाह को स्थिर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि नेविगेशन सुविधा हमेशा मिल सके। नेविगेशन सुविधा हमेशा क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ समय ऐसा होता है जब नदी में जल प्रवाह ज्यादा होता है, उच्च होता है, और कुछ समय ऐसा होता है जब नदी में जल प्रवाह कम होता है, यानी कम प्रवाह अवधि होती है। तो झेलम नदी में जो कम प्रवाह अवधि है वो कब से कब तक रहती है? सामान्यतः अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। तो अक्टूबर से फरवरी तक अगर कम प्रवाह अवधि रहती है तो उसमें नेविगेशन करना बहुत मुश्किल होता है, और इसी स्थिति को निपटाने के लिए कोशिश की जा रही है कि इस बैराज प्रोजेक्ट के माध्यम से नदी में जल प्रवाह को स्थिर करके हमेशा के लिए 12 माह से इसको नेविगेशन लायक बनाया जा सके। किस प्रकार से बनाया जा सकेगा? एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं लॉक एंड गेटेड कंट्रोल सिस्टम। इससे नदी में जल प्रवाह को स्थिर रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है? इसमें एक पानी का कक्ष बना दिया जाता है और दोनों तरफ गेट लगा दिए जाते हैं। बैराज का मतलब क्या होता है? बैराज का मतलब होता है गेटेड डैम, यानी गेट के माध्यम से। इसमें गेट किस तरह के होते हैं? लोहे के या स्टील के गेट होते हैं, और उसके माध्यम से जो अपस्ट्रीम वाला हिस्सा होता है, जो उच्च वाला हिस्सा होता है, वहां पर पानी को रोका जाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें कम प्रवाह अवधि में धीरे धीरे पानी छोड़ा जाता है, और उच्च प्रवाह अवधि में पानी को रोक लिया जाता है ताकि रोके हुए पानी को कम प्रवाह अवधि में नीचे वाले क्षेत्रों में बहा जा सके। साथ ही जो नीचे वाला क्षेत्र है उसके अंतर्गत अगर कोई नाव आ रही है और उसे उच्च प्रवाह या उच्च वाले क्षेत्र की तरफ जाना है तो किस प्रकार से वो जाएगी? तो इस प्रकार से जाएगी कि यहां से नाव आ रही है, सबसे पहले इसको इस क्षेत्र में प्रवेश कराया जाएगा, गेट बंद करके यहां पर जल के स्तर को धीरे धीरे उठाया जाएगा। जब जल का स्तर इसके बराबर आ जाए तो फिर इस नाव को इस प्रकार से अप स्ट्रीम एरिया में प्रवेश कर दिया जाएगा। तो इससे अगर कोई कम प्रवाह का क्षेत्र है या कोई निचला क्षेत्र है, वहां से भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उच्च प्रवाह वाले क्षेत्र में या ऊंचे क्षेत्र में नाव के को सुनिश्चित कर सकते हैं, नेविगेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यही पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो बैराज बनाया जाएगा वो 135 मीटर का बैराज है, और 135 मीटर के अलावा इसमें जिस जो चौड़ाई है इसकी वो 12 मीटर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें 30,000 एकड़ फीट का जल संचयन भी किया जा सकता है। और 30,000 एकड़ फीट का जब जल संचयन हो जाएगा तो यहां पर न केवल मछली पालन किया जा सकता है बल्कि सिंघाड़े की खेती भी की जा सकती है। सिंघाड़े की खेती की जा सकती है और साथ ही पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराया जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत की जो डाउनस्ट्रीम परियोजनाएं हैं, उरी फर्स्ट, उरी सेकंड, उनको भी ये फायदा पहुंचाएगी। यहां तक कि माना जाता है कि पाकिस्तान की जो मंगला बांध परियोजना है उसको भी ये फायदा पहुंचाएगी। तो फिर पाकिस्तान की इस पर आपत्ति क्यों है? 1980 के दशक में इसको पहली बार इसकी परिकल्पना की गई थी। पाकिस्तान की आपत्ति क्या है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे
तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। साथ ही आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस फीस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप कोर्स से जुड़ने के दौरान मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 87501 और 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब तुलबुल परियोजना के बारे में सामान्य जानकारी तो आपने हासिल कर ली, भारत को इससे किस प्रकार का लाभ होगा ये भी आपने जान लिया। पाकिस्तान पर इसकी आपत्ति क्या है? पाकिस्तान ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वस्तुतः एक स्टोरेज फैसिलिटी है और स्टोरेज फैसिलिटी होने के कारण भारत झेलम नदी के प्रवाह को झेलम नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, यानी जब चाहे सूखा पैदा कर सकता है पाकिस्तान के एरियाज में और जब चाहे क्या कर सकता है, बाढ़ ला सकता है। और आप ये जानते हैं कि ये पाकिस्तान द्वारा ये जो एरिया है ये जम्मू एंड कश्मीर का पूरा एरिया भारत का है, लेकिन ये जो पोक एरिया है, पोक एरिया जो पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से भारत के कश्मीर के एरिया को उसने कब्जाया हुआ है, वहां से इस प्रकार से झेलम नदी बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि 1960 की भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, उसके अनुसार जो पश्चिमी नदियां हैं यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, इसके पानी का प्रयोग करने का जो अधिकार है वो पाकिस्तान को है मूलभूत रूप से। और जो पूर्वी नदियां हैं यानी रावी, ब्यास और सतलुज, इनके पानी का उपयोग करने की जो एक तरह अधिकार है वो भारत के पास है। लेकिन भारत जो पश्चिमी नदियां हैं उसके अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान की आपत्ति क्या है कि वो पश्चिमी नदियों का जल का प्रयोग भारत नहीं कर सकता इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये भी है कि भारत पश्चिमी नदियों के का जो पानी है उसका नॉन कंजम्पटिव प्रयोग कर सकता है, यानी नेविगेशन के लिए प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ये नॉन कंजम्पटिव यूज में आता है। तो भारत ये कहता है कि ये नॉन कंजम्पटिव यूज है क्योंकि हम नेविगेशन सुविधा को लगातार सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, ताकि झेलम नदी में नेविगेशन सुविधा एकदम लगातार रखी जा सके। और जो बारामूला से सोपोर तक की दूरी है लगभग 20 किलोमीटर की, उससे स्थिर नौवहन सुनिश्चित हो जाएगा। बारामूला से सोपोर तक जो 20 किलोमीटर का है, भारत ये कहता है। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, ये तो स्टोरेज फैसिलिटी है और स्टोरेज फैसिलिटी है तो आप झेलम नदी में जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, जब चाहे बाढ़ ला सकते हैं, जब चाहे सूखा ला सकते हैं। इससे हमारी जो एक वो है ट्रिपल कैनाल परियोजना वो भी नकारात्मक रूप से हार्म होगी, और इसलिए उसने आपत्ति इस पर अभिव्यक्त की थी। आपत्ति अभिव्यक्त की लगातार, तो शुरुआत में 1985-84 में इसमें काम शुरू हो गया था, भारत ने काम करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। 1986 में वो इंडस वाटर कमीशन के पास चला गया, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत गठित हुआ था, और उसके बाद भारत ने 1987 में इस परियोजना को छोड़ दिया था। 2010 में भारत वूलर संरक्षण परियोजना लेकर के आया था 389 करोड़ की, ताकि जो वूलर झील है उसमें उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। लेकिन 2012 में फिर वहां पर जो अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स हैं उनके द्वारा ग्रेनेड हमला किया गया। 1989 से बाद में लगातार आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन है या जम्मू एंड कश्मीर में जो उग्रवाद है उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई, और उसी के कारण ये परियोजना अबेंडन हुई थी। वो भी एक कारण था, पहले भी अबेंडन हो चुकी थी पाकिस्तान के आपत्ति के कारण, दोबारा शुरू नहीं हो पाई। वो भी उसकी उग्रवाद की भी उसमें एक भूमिका रही। अब इसे दोबारा शुरू करने पर बात है, और दोबारा शुरू करने पर बात है तो अब पाकिस्तान की कहीं ना कहीं एक बार फिर से हो सकता है कि इस पर आपत्ति आए। इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया था। इसकी बेसिक चीजें आपने जान ली है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट झेलम नदी पर स्थित है, और दूसरा कथन है पाकिस्तान ने परियोजना का विरोध इंडस वाटर ट्रीटी के तहत किया। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है।
वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।